वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 60 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका उत्पाद पुलिस, बिहार उत्पाद पुलिस और बिहार पुलिस फायरमैन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी को पता है फ्रेंड्स, दोनों की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। आपका 27 मार्च को बिहार पुलिस फायरमैन की परीक्षा ली जाएगी, आप फरवरी महीना में आपको उत्पाद पुलिस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आप लोग तैयारी में जुड़े रहें फ्रेंड्स। देखिए, इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, और सभी को पता है ये 100 प्रश्न में आपका 70 प्रश्न है जो आपका जीके जीएस से रहेगा, बाकी 10 प्रश्न रहेगा जो आपका हिंदी से, 10 प्रश्न आपका अंग्रेजी से और 10 प्रश्न मैथमेटिक्स से रहेगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा फ्रेंड्स आपका इस बार है जो 10th क्लास का रहेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप लोग को भी पता होगा फ्रेंड्स कि जो क्वेश्चन का लेवल है इस बार है जो 10th लेवल का रहेगा, तो उसी हिसाब से मैं प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग गेस करते चलिएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? चलिए, पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, दूसरा नंबर सवाल आपका है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश है जो आपका किससे संबंधित है? 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध के जो उपदेश है किससे संबंधित है? तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका विशाख दत्त। ठीक है, और कौन सा बुक का नाम है फ्रेंड्स? ग्रंथ का नाम मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो विशाख दत्त कृत या विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस में आपका चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त। क्या कौन सा ग्रंथ का नाम है? तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का आपका लेखक यही है ना, विशाख दत्त। चौथा नंबर सवाल है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वाराह थी? गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वाराह थी? तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मिहिर भोज। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। गुर्जर प्रतिहार शासकों में सबसे शक्तिशाली आपका यही आपका मिहिर भोज था फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी उपाधि क्या था? आदि वाराह थे। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। 6 नंबर सवाल को देखिए, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। जो अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 7 देखिए। 7 नंबर सवाल है इंपॉर्टेंट, कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः किससे संबंधित है? तो देखिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है जो आपका उपनिषदों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल आपका है, 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो देखिए, 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा है जो जहांगीर के द्वारा चलाई गई थी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, 2 अस्पा और सी अस्पा ये जो प्रथा था, इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। यही था 2 अस्पा और सी अस्पा। तो जहांगीर के द्वारा यह प्रथा चलाई गई थी। 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? तो देखिए, महानतम प्रतिहार राजा फ्रेंड्स आपका मिहिर भोज था। 9 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
ये प्रतिहार अभी भी इसके से संबंधित एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, ठीक है, कि मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। पहले भी हम लोग भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वही गुर्जर प्रतिहार के सबसे शक्तिशाली और महानतम राजा यही मिहिर भोज ही था। तो ऑप्शन नंबर सी 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किला शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का। 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। 12 नंबर सवाल को देखिए, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? 12 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था? तो ये आपका श्यामाजी कृष्णा वर्मा के द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी प्रारंभ किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है, यानी किसे जाता है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है जो आपका मुख्य रूप से जाता है किसको फ्रेंड्स? तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आर्य समाज के संस्थापक थे फ्रेंड्स, सभी को पता है आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही किया था, और वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का, इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किए थे, याद रखेंगे। 15 नंबर सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? एग्जैक्टली में देखा जाए फ्रेंड्स, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट के साथ पूछा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन है जो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? देखिए वास्तविक तिथि पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, इस पर विशेष ध्यान देना है। कहीं देखिए इसमें 42 तो सभी जानता है, लेकिन ये 9 अगस्त सभी याद रखेगा भारत छोड़ो आंदोलन का, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आजकल पूछा जाता है। उसी तरह से देखिए 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, लेकिन इसका एग्जैक्ट तिथि आप लोग को याद रखना है। तो चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है जो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इसमें हुआ था क्या फ्रेंड्स, चौरी चौरा कांड में, तो ये आपका 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में, ठीक है, कहाँ? संयुक्त प्रांत के, प्रांत कौन था? संयुक्त प्रांत, और गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के विरुद्ध, ठीक है, किसानों पर क्या गोली चलाई गई थी, जाने के कारण क्या क्रुद्ध भीड़ लोग क्या किया था कि थाने में आग लगा दिया था, जिसमें 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। उसी को हम लोग चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। तो समझ गए फ्रेंड्स ये क्या था चौरी चौरा कांड? पुनः एक बार से समझ लें कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ था फ्रेंड्स, एक जुलूस पर है जो किसानों का एक जुलूस निकाला गया था, जिस पर क्या है फ्रेंड्स, गोली चला दिया गया था पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये लोग क्रुद्ध हो गए थे और क्या है, थाने में आग लगा दिए थे जाकर करके, जहाँ पर 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इसी को हम लोग चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। 17 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था, ठीक है। 17 हो गया फ्रेंड्स। 18 नंबर सवाल देखें, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गेस करते चलेगा आप लोग, गोपाल कृष्ण गोखले थे जो आपका महात्मा जी के राजनीतिक गुरु थे। 19 नंबर सवाल देखें, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी?
तो 19 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास है जो फ्रेंड्स आपका असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिए थे। चित्तरंजन दास को सीआर दास भी कहा जाता है और इनका इसे देश बंधु के नाम से भी चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। 20 नंबर सवाल को देखें। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है? एक कथन किनके द्वारा कहा गया था, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो ये देखिए आपका यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा, किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखें। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, उत्तरी पूर्वी मानसून से गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उत्तरी पूर्वी मानसून रहेगा तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। 22 नंबर सवाल देखिए। सर और आमू नदियाँ गिरती है, सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती है? 22 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी, ये आपका है जो अरल सागर में ये नदियाँ गिरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं हर एक तरह के बुक से प्रैक्टिस शीट करवा रहा हूँ, इसलिए सब मिक्स कर करके सभी प्रैक्टिस शीट देखते चलिएगा। और देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन अभी आपका जो मार्केट में प्रैक्टिस शीट आया हुआ है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो बिल्कुल 10th लेवल का है फायरमैन का, तो उसी से मैं सब करवाते रहता हूँ। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरल सागर। 23 नंबर सवाल देखिए। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ये सदाबहार वर्षा वन है जो आपका ब्राजील में पाए जाते हैं। 24 नंबर सवाल को देखिए। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट पर। 25 नंबर सवाल को देखें। 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? गेस कीजिए 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2011 को हुआ था फ्रेंड्स, 2021 में जनगणना होने वाला था, लेकिन आपका ये कोरोना की वजह से नहीं हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आवर सेशंस आवर फ्यूचर। ठीक है, 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिए वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो ये आपका आवर सेशंस आवर फ्यूचर उपयोग किया गया था इस वाक्य का। ठीक है, यानी अगर ये देखिए अंग्रेजी टर्म है आवर सेशंस आवर फ्यूचर, इसको हिंदी करिएगा फ्रेंड्स तो क्या होगा? आवर सेशंस यानी कि हमारी, आवर सेशंस यानी हमारी जनगणना, आवर फ्यूचर यानी हमारा भविष्य, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो इसमें कन्फ्यूज्ड नहीं होना है, कहीं कहीं पे हिंदी भी दे देगा तो याद रखिए 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो आवर सेशंस आवर फ्यूचर यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल आपका है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है किस भाषा से हुई है फ्रेंड्स? तो 26 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, गेस कीजिए क्या होगा? अरबी भाषा से। ये मानसून शब्द का जो व्युत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से? तो अरबी भाषा से हुई, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 26 का। 27 नंबर सवाल को देखिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत का अगर सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स तो अनाई मुडी है जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो आपका 2695 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कितना है? तो 2695 मीटर है जो अनामुडी की आपका ऊंचाई है। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसकी ऊंचाई मैं बताया फ्रेंड्स वो भी याद रखिए 2695 मीटर। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। 28 नंबर सवाल देखिए। भारत में टीन का अग्रण्य उत्पादक है 28 का। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा टीन उत्पादन करने वाला राज्य एकमात्र राज्य है जो आपका छत्तीसगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टीन का उत्पादन नहीं होता है भारत में। टीन का अग्रण्य उत्पादक राज्य है जो छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, वियना किस देश की राजधानी है? वियना तो ऑस्ट्रिया का जो राजधानी कहाँ? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
30 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? 2011 के हिसाब से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के संदर्भ में बिहार है जो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, केवें स्थान पे? तो तीसरे स्थान पे है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है और द्वितीय स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। अगर पूछ दिया जाए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रथम जनसंख्या के अनुसार सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो आपका सबसे आगे हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पर आ जाएगा क्या फ्रेंड्स? महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा स्थान पर अपना बिहार आ जाएगा जनसंख्या के मामले में। तो तीनों को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लिया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। और 31 नंबर सवाल देखते हैं कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते किस देश से है? इसमें दो सवाल बन रहा है फ्रेंड्स। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो किस देश से संबंधित है, किस देश के हैं फ्रेंड्स? तो ये देखिए आपका ये नॉर्मन जो बोरलॉग थे संयुक्त राज्य में इसका संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का। 32 नंबर, 11वीं पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। 11वीं पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कितना मतलब वृद्धि दर लक्ष्य प्राप्त करना है फ्रेंड्स? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9% आर्थिक वृद्धि दर, 9%। 33 नंबर सवाल, वर्ष 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ठीक है, यही क्वेश्चन को घुमा कर ये पूछा जाता है। 33 का फ्रेंड्स कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वही फ्रेंड्स डेट, एग्जैक्ट डेट देखिएगा तो आपका याद रहेगा 19 जुलाई, कितना? 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा वर्ष 1969 डेट के साथ याद रखिएगा। तो 19 जुलाई को, कितना? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है? क्या समझते हैं आप लोग फ्रेंड्स? गेस कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो इसका देखिए, औद्योगिक क्रांति अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी फ्रेंड्स, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर पूंजीवाद से हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो पूंजीवाद इससे संबंधित है। और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है फ्रेंड्स, इसके एक क्वेश्चन शायद कल या परसों में मैं रिपीट किया हूँ। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ पर क्या होगा? 35 का, तो देखिए जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो उसे क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। 35 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुनः एक बार देख ले ध्यान से फ्रेंड्स, पूछा जाता है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ, सार्वजनिक मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, और निजी मतलब प्राइवेट हो रहा है, समझ रहे हैं ना? तो सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान रहे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। 35 का बी करेक्ट आंसर हो गया। 36, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? 36 का करेक्ट आंसर ग्रीन बैंकिंग का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। अगर इसमें से आपका बैंकों द्वारा वनों का विकास, नहीं ये तो नहीं होगा। बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं का भी नहीं, ये भी नहीं होगा। बैंक के द्वारा सिंचाई परियोजना के को भी नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक ग्रीन बैंकिंग है जो इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से कोई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्रीन बैंकिंग की शुरुआत का उद्देश्य है बैंकों में तकनीक के माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध करना है। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ ये होता है। पुनः एक बार सुनिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या होता है? तो ये सब तो ऑप्शन जो दिया हुआ है बिल्कुल इसके साथ नहीं है। तो ग्रीन बैंकिंग से क्या समझते हैं? तो देखिए, ग्रीन बैंकिंग की शुरुआत करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि बैंकों में, जो बैंक है फ्रेंड्स, बैंकों में तकनीक के माध्यम से क्या, कागजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना यानी कम करना और पर्यावरण को समृद्ध करना है, ये इसका है जो राइट आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन में आपका दिया नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है समय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? बहुत अच्छा सवाल, 37 नंबर सवाल का फ्रेंड्स।
किसने कहा था अर्थशास्त्र है जो धन का विज्ञान है? तो आप लोग एडम स्मिथ का नाम सुने होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था फ्रेंड्स, किताब वेल्थ ऑफ नेशन का मतलब इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। वेल्थ ऑफ नेशन की बुक वाला आप लोग याद रखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का जनक या पिता भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। भारत जब स्वतंत्र हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद से किस में ज़्यादा प्रगति की है? 38 का। तो गेहूं के उत्पादन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पश्चात वर्ष कितना फ्रेंड्स आपको याद होगा? 1966-67 में आपका हरित क्रांति ना, 66-67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में ही किया था, ठीक है। 39 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, जीएसटी द्वारा कौन सा कर है जो आपका समाप्त कर दिया गया है? जीएसटी गुड सर्विस टैक्स द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो ये आपका सेवा कर है जो आपका समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। 39 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखिए। हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7वें दशक के दौरान में ये शुरू की गई थी, ठीक है, 7वें दशक का। 41 नंबर सवाल को देखिए। 41 नंबर सवाल आपका है, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? ठीक है, 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अभी ये जो मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है फ्रेंड्स? तो 6 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 6। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 है ना। ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है फ्रेंड्स? इसका नाम मैं बता देता हूँ, एक बार पढ़ बोलता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 6 तो बहुत जानते हैं, लेकिन एक बार इसका रिपीटेशन कर लें। तो देखिए, पहला है जो मौलिक अधिकार में समता का अधिकार है। दूसरा में, पहला में क्या हो गया? समता का अधिकार। दूसरा में स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा में शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो भी हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद कितना 32 में वर्णित है। इसी को संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। तो वर्तमान में हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अंदर अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? तो गारंटी आपका 6 की दिया हुआ है। पहले 7 की दी गई थी फ्रेंड्स, लेकिन अभी 6 है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। 42 नंबर सवाल को देखिए। पंचायती राज है जो निधि फंड के लिए मुख्यतः पर निर्भर है। 42 नंबर सवाल का तो ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा सरकारी वित्त है जो निधि यानी फंड के लिए मुख्यतः निर्भर है, सरकारी वित्त पर निर्भर। देखिए इस तरह से होगा फ्रेंड्स, यहाँ भरा जाएगा पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो निधि फंड के लिए मुख्यतः सरकारी वित्त पर निर्भर है, ठीक है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल को देखें। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? 43 का फ्रेंड्स तो देखिए सबसे पावरफुल कौन है? संसद है आपका ना, पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये जो है क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको? संसद को है। तो अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 2, ठीक है, याद रखिएगा आप क्या? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद है जो वह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है, ठीक है, तो अनुच्छेद 2 याद रखिएगा। 44 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? 44 नंबर सवाल तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का, तो इनको जो आपका संचित निधि से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल को देखें।
संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना में क्या वर्णित है? तो संविधान की प्रस्तावना में क्या है वर्णित फ्रेंड्स? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य नहीं, इसका करेक्ट समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। संविधान के उद्देश्य का यानी प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था फ्रेंड्स, इसमें समाजवादी, पथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए वर्णित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखें। संघीय सरकार का मुख्य लाभ है, संघीय सरकार का मुख्य लाभ है यह एक क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। 47 नंबर सवाल को देखिए। संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? संसद के दो सत्रों के बीच, तो दो सत्रों के बीच की जो अवधि है फिर कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये आपका 6 माह होता है। ठीक है, 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत का संविधान कैसा है फ्रेंड्स? चलिए 48 नंबर सवाल गेस कीजिए। कॉमन सेंस लगाए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या इसमें करेक्ट आंसर होगा? भारत का संविधान क्या करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, बहुल नागरिकता प्रदान करता है। गेस कर लिए होंगे आप लोग, तो सभी को पता है फ्रेंड्स हमारा संविधान है जो एकल नागरिकता को प्रदान करता है। 49 नंबर सवाल को देखिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अब पक्का पूछा जाएगा एग्जाम में। 49 का फ्रेंड्स तो देखिए त्रिस्तरीय है ना, बलवंत राय मेहता आप लोग सुने होंगे नाम, जिन्होंने सिफारिश की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका त्रिस्तरीय में 3 स्तर कौन कौन है? तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आते हैं फ्रेंड्स? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी ग्राम पंचायत और समिति और जिला परिषद, यही ना ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिस्तरीय। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 50 देखिए। 50 नंबर सवाल है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून यहाँ पर बना होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बना सकती है, उल्लेखित है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, उल्लेखित है। किस में उल्लेखित है? तो देखिए समवर्ती सूची में उल्लेखित है। ठीक है, समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ध्यान से याद रखिएगा, समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु क्या होता है फ्रेंड्स कि संघ और राज्य के बीच कानूनों में अगर जो मतभेद हो, अंतर विरोध होता है, तो जो संघ कानून बनाता है, जो उस कानून वही उसका ही मान्य होता है। लेकिन फ्रेंड्स आपका समवर्ती सूची में, ठीक है, यही उल्लेखित है कि वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची में उल्लेखित है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है फ्रेंड्स, समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर मतभेद अंतर विरोध होता है तो संघ का ही मान्य होता है। अगला सवाल देखिए। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है, उसका आयतन बढ़ता है ना। जब आयतन बढ़ेगा, फैलेगा फ्रेंड्स, तो क्या टूट ही जाएगा। पानी को बोतल में करिएगा, भरिएगा, पानी लिक्विड रहता है फ्रेंड्स, जब जमेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, फैलेगा, तो अब फट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 51 का। 52 नंबर सवाल देखिए। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका जो द्रव्यमान लगभग बराबर किसके बराबर होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? भारी पानी की खोज किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? गेस कीजिए, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो भारी पानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, H.C. उरे के द्वारा। भारी पानी के खोजकर्ता थे अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है, अमेरिकी भौतिक शास्त्री थे। उनका नाम क्या था फ्रेंड्स? तो आपका H.C. उरे। H.C. उरे यानी आपका हेराल्ड क्लेंटन उरे, ठीक है, इनका पूरा नाम देखिएगा तो हेराल्ड क्लेंटन उरे है। इन्होंने ही फ्रेंड्स आपका भारी पानी का आविष्कार किया था। ठीक है,
भारी पानी को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं, DTO कहते हैं। भारी जल वही हो ना, भारी जल कहिए तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का खोज किसने किया था, तो यही आपका HC उरे ने किया था। अगला सवाल है इंजाइम मूलतः क्या होते हैं। जो इंजाइम होते हैं तो उसको मुख्य रूप से देखा जाए फ्रेंड्स तो क्या होते हैं, तो इंजाइम जो मुख्य रूप से होते हैं वो प्रोटीन के उदाहरण है, ठीक है, यानी प्रोटीन ही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर सवाल को देखिए, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है। लार, तो लार है जो मुख्य रूप से देखा जाए फ्रेंड्स तो स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर सवाल को देखिए, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातों अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल क्या होता है, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं, यही के कारण से, ठीक है। तो 56 का रीजन यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि साफ मेघ रहित रातों की, मेघ मतलब समझ रहे हैं ना बादल, साफ बादल रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातों अपेक्षाकृत गर्म होती है, तो यही कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर सवाल को देखिए, प्रकाश तरंगे के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन हैं। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य और वेग। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो तरंगदैर्घ्य और वेग हैं। 58 नंबर सवाल, निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन है। देखिए सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन है इसमें, 58 नंबर सवाल का। तो देखिए सम न्यूट्रॉनिक समूह का उदाहरण हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए सम न्यूट्रॉनिक समूह किसे कहते हैं फ्रेंड्स, कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, ठीक है, यानी भिन्न भिन्न तत्व के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या जिसमें समान होती है उसे क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या किस तरह से निकाली जाती है आप लोग को पता होगा, द्रव्यमान संख्या घटाओ माइनस क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या होता है, ठीक है। तो इससे आप इसमें देखिए बढ़ा करके घटा करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या भी दिया हुआ है और परमाणु क्रमांक संख्या भी दिया हुआ है। तो देखिए 14 है, 14 में से 6 घटाइएगा तो कितना सीखा था, 8 आता है, ठीक है। फिर देखिए 15 में से द्रव्यमान संख्या हम 7 घटाया तो कितना आया, फिर देखिए 8 आया, ठीक है, न्यूटन के संख्या। फिर 16 में से 8 घटाया तो कितना आया, 8 आया। तो देखिए तीनों में 8 आया ना। तो सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या किस तरह से निकालते हैं फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, ऐसे होता है ना, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है, ठीक है, P+N होता है। द्रव्यमान संख्या बराबर एटॉमिक मास बराबर P+N होता है ना। तो अब देखिए इसी तरह से ही निकल न्यूट्रॉन के कहेगा तो न्यूट्रॉन करेगा तो ये इधर आके घट जाएगा, यानी द्रव्यमान संख्या घटाओ प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सम न्यूट्रॉनिक्स किसे कहते हैं, कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। 59 नंबर सवाल देखिए, यीस्ट और मशरूम है, क्या है, किसका उदाहरण है, यीस्ट और मशरूम है जो आपका फफूंद का उदाहरण है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं, साधारण मानों में गुणसूत्र होते हैं तो कितने होते हैं फ्रेंड्स, 23 जोड़े होते हैं, कितने, 23 जोड़े, 23 जोड़ा होता है फ्रेंड्स। ऐसे कितना हो जाएगा, 23 जोड़ा 2 का 1 होता है ना, तो कितना हो जाएगा 46, यानी कि मानों में गुणसूत्रों की संख्या कितना है, तो जोड़ा पूछेगा तो कितना 23 हो जाएगा, ऐसे कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं सभी तरह के और सभी तरह के बुक से और सभी तरह का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो जीके जीएस की तैयारी इसी तरह से की जाती है, ठीक है। आप हर एक तरह का प्रैक्टिस सेट देखें, कंटिन्यू पढ़ाई में बने रहें फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे क्या होता है कि लेवल बनता है, तब तैयारी अच्छी होती है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।